Very good evening to all of you. My name is Suraj. Welcome to Maluka IAS. तो आज हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक बार दोबारा से वन नेशन वन इलेक्शन को पूरे तौर पर इसको सपोर्ट किया है और इसके फेवर में कहा है कि देश में आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें इस मॉडल को लाया जाएगा। जब से ये पूरा इशू हुआ है, जब से ये पूरा न्यूज में चला है वन इलेक्शन वन नेशन, उसके बाद से काफी सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं इन्होंने इसे कवर किया है और काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लगातार इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठा रही है। जिसमें सबसे पहला अगर आप देखते हैं तो एक न्यूज़पेपर की हेडिंग में लिखा है मेनी क्वेश्चंस अबाउट वन नेशन वन इलेक्शंस, राइट। सेकंड मेनली दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन हाइलाइट्स ऑफ द कोविंस पैनल रिकमेंडेशंस। अब देखिए ये जो वन नेशन और वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो भारत एक दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में अगर आप देखते हैं तो 1952 से ही हम इलेक्शंस कंडक्ट करते आ रहे हैं। अब भारत जैसी कंट्री जहां ज्योग्राफी अगर आप देखते हो तो उसमें एक तरफ हिमालयस माउंटेन्स हैं, ठीक है, उस तरफ अगर आप देखें तो हैवी स्नोफॉल जहां पे होता है। कुछ एरियाज के अंदर जब मई और जून के अंदर इलेक्शंस करवाए जाते हैं, बहुत बड़े स्केल पे वहाँ समर्स होती है, टेम्परेचर राइज करता है और काफी भारत आज भी जो है वो विलेजेस के अंदर बसता है, यानी हमारे काफी रिमोट एरियाज हैं। तो इस पूरे इलेक्शन करवाना भारत के अंदर ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाती है। इलेक्शंस भारत के अंदर एक तरह से अगर आप देखते हैं ना कि कहीं पे मेले लग जाते हैं किसी विलेज के अंदर, वैसे यहाँ पे भी एक तरह से ऐसे मेलों की तरह ही, त्योहार की तरह ही हम पूरे इलेक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं। डेमोक्रेसी को बेसिकली स्टेबलाइज करने के लिए, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए उसका फाउंडेशन इलेक्शंस ही होते हैं। बट ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस इलेक्शन के अंदर करप्शन जैसी प्रैक्टिसेस भी होती है। दूसरा, बार बार देखिए कि अगर हमारे यहाँ पे इलेक्शन 3 फेज में ज्यादातर होते हैं। जैसे पहला तो है जो सिंपली इलेक्शन हमारे लोकसभा के लिए होते हैं, दूसरे स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए होते हैं, तीसरे म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी, और जो लोकल गवर्नमेंट है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट उसके लिए भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज को चैनलाइज करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि अभी लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं, अभी कई सारी स्टेट्स में हर साल इलेक्शन पे इलेक्शन होते रहते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट है उसका ज्यादा फोकस इलेक्शंस की तरफ लग जाता है और जो हमारी पुलिस फोर्सेस हैं उनको भी अलग अलग जगह डिप्लॉय करना पड़ता है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो क्यों ना इससे अच्छा एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिस मॉडल के थ्रू इलेक्शंस एक बार में ही कंडक्ट किए जाएं। जैसे अगर लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो साथ के साथ उसी 2-3 महीने के अंदर हम लोग क्या करें कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस को भी करवा लें। अगर ऐसा होगा तो ज्यादातर जो है वो पॉलिसी डिसीजंस भी अच्छे होंगे, गवर्नमेंट का सारा जो मैक्सिमम जो ध्यान रहता है, या जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनका इलेक्शंस के ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा, वो आकर के, ठीक है, देश की एक नीति बनाने के लिए उसको यूज किया जा सकता है, यानी कि टाइम ये बचा सकता है। ऐसा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है। अब इसी वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, उसको इवॉल्व करने के लिए हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, श्री कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी रिकमेंड की गई थी। उनकी कमेटी ने एक काफी बड़ा जो है वो एक डॉजियर बनाया था जिसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, रिकमेंडेशन थी, कैसे इलेक्शंस किए जाएंगे, कौन से अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, कैसे कैसे वो पूरा सिस्टम होगा, वो सारा बताया गया था। ठीक है, तो उसी को लेकर के ही अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से अपना जो भाषण दिया था, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी, उसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया था वन नेशन वन इलेक्शंस को, राइट। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट अगर देखें तो न्यूज में क्यों है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस मैंने अभी आपको बताया कि काफी डिकेड से ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है, वो 10-12 साल से काफी न्यूज में है। अभी रिसेंटली रेड फोर्ट में प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी थी, वहां से दोबारा से क्या आ गया, न्यूज में आ चुका है। इसके पहले कोविंद जो राष्ट्रपति हमारे पहले थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था उसके बाद भी न्यूज में कॉन्सेप्ट आया था, राइट। तो अब देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि बेसिकली जो आउटकम है उस कमेटी रिपोर्ट की, उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि उस रिपोर्ट में जो रिस्पॉन्स मिले हैं दैट इज 21,558, ये रिस्पॉन्सेज रिसीव किए
जिसमें 80% जो रिस्पॉन्स है ये फेवर में बताए जाते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के। साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, राइट। सेकंड अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सेज वर आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम द 47 पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो 47 पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे भी पूछा गया, उन्होंने रिस्पॉन्ड यहाँ पे किया। और रिस्पॉन्ड करने पे ये बताया गया कि जो 32 पार्टीज हैं उन्होंने फेवर किया है साइमल्टेनियस इलेक्शंस को, और जो 15 है उन्होंने अपोज किया है। और इन्होंने जो अपोज किया, इन्होंने कहा है कि एक एंटी डेमोक्रेटिक है और एंटी फेडरल स्ट्रक्चर है, जिससे नुकसान देश को हो सकता है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो, राइट। सो उसके बाद ये भी बताया गया है कि एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो हमें चाहिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए क्या है, उसके आर्गुमेंट्स इसके फेवर में भी उसके अगेंस्ट में भी क्या है, वो इस पूरी रिकमेंडेशन के अंदर बताया गया है, राइट। सो अब अभी का अगर आप देखोगे तो हमारे पास स्पेसिफिकली जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी हाई लेवल कमेटी, इस हाई लेवल कमेटी ने जो श्री रामनाथ कोविंद जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ठीक है, उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस किए जा सकते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के साथ में लोकल बॉडीज के इंडिया में। ये पूरी तरह से फेवर में है, तो इनकी रिपोर्ट फेवर करती है। अब क्यों फेवर करती है वो उस रिपोर्ट के अंदर पूरा लिखा है, जिसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज, ये जो कमेटी है इस कमेटी को सबमिट किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन, यानी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पे होगा इसका हर एंगल जो है वो देखा गया है कि इसके प्रोज क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया, देन उसको बताया गया, राइट। सो इसमें रिकमेंडेशन में जो ये हाई लेवल की कमेटी है, इस कमेटी के अंदर ये कहा है कि एक अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 82 ए में करना पड़ेगा, जिसमें कमेटी ने सजेस्ट किया है कि इसके थ्रू क्या है कि प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे कि वो एक डेट अपॉइंट करे जिसके अंदर क्या है, कमेंसमेंट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कि आर्टिकल 82 ए से, ठीक है, ये एक तरह से क्या करेंगे कि यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, इसमें अमेंडमेंट करेंगे जिसमें प्रेसिडेंट एक डेट अपॉइंट करेंगे बेसिकली, जिसमें वो बताएंगे कि यहाँ से साइमल्टेनियस इलेक्शंस हेल्ड किए जाएंगे, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। तो टर्म ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, की सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि अभी देखो रिसेंटली 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए, अभी आने वाली जो हमारी 5 साल है, अब नई सरकार तो 5 साल बाद आएगी, अब अगर वो 2029 में अगर हमें लेकर के चलना है साइमल्टेनियस इलेक्शंस को, ठीक है, अगर वहां पे हेल्ड होने, तो उसके पहले आप देखिए कितनी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे अलग अलग इलेक्शंस होने होंगे। अब उसको एक तरह से सिंक्रोनाइज करना कि कैसे वो किया जा सकता है, उसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे उसके बारे में, ठीक है, बताया जाता है। तो ये कहा गया है कि पोटेंशियली बोला जा रहा है कि 2029 तक कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस किए जाएं, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो स्टेट्स इलेक्शन जो है वो ड्यू है जून 2024 से मई 2029 तक। उनमें जो टर्म्स हैं जो एक्सपायर होंगे वो 18th लोकसभा के साथ एक्सपायर हो सकती है। और इसमें कुछ जो आपको मिलेंगी जो बीच में, जैसे कोई मान लीजिए किसी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इलेक्शन होते हैं 2026 में, बट उसको 2026 में तो फिर वो 5 साल बाद होगा, ठीक है, मान लीजिए 2031 में हो रहा है एक्सपायर, बट उसका टर्म पहले ही एक्सपायर कर दिया जाएगा क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हेल्ड किए जाएंगे इस वजह से, राइट। सो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है और इसके रेलिवेंट इश्यूज के साथ में, तो आर्टिकल 83(2) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड करता है नॉर्मल टर्म्स ऑफ 5 इयर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा की जो 5 साल का, ठीक है, टेन्योर ये लगाता है कि जब भी मेंबर चुन करके आएंगे, नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी तो वो 5 साल के लिए काम करेगी। ये आर्टिकल 83, ठीक है, सब क्लॉज 2 में यहाँ पे लिखा है। आर्टिकल 172 सब क्लॉज ए में ये प्रोवाइड करता है 5 ईयर टर्म्स फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। अब देखिए ये जो टेन्योर है यहाँ पे हाउस का, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता 5 साल से ज्यादा, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सिंपली कि भाई 5 साल तक होगा, उसके बाद दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस होंगे, नई लोकसभा चुन के आएगी, नई स्टेट लेजिस्लेचर चुन करके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के अलावा और नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पे तब जाकर के जो है वो, और इसके साथ में क्या है, सिंपल पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो हमारा यहाँ पे है
उसके अंदर भी हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा, एक तरह से अगर मान लीजिए आप, दैट इज बेसिकली पॉलिटिकल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सरकारें अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे भारत के अलग अलग स्टेट्स में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट सरकार नहीं है, बल्कि अलग अलग सरकारें हैं। अब इन सब के बीच में पॉलिटिकल कंसेंसस हो, सब एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को समझ करके और इस पूरे इशू को समझ के वो एक साथ इंप्लीमेंट करें तो होगा। लेकिन यहाँ पे लीडर्स तो ये कह रहे हैं कुछ कि ये जो एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी फेडरल है, तो इस केस में वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, ये काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। राइट, सो इसके साथ साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस बेसिकली एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन है स्ट्रक्चर के बीच में, जब हमारे पास इलेक्शन का जो पूरा साइकिल है वो एक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अगर 5 साल के लिए इलेक्ट हो रही है लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, तो एक साथ होंगी, एक साथ काम करेंगे, फिर दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस उस टाइम पे होंगे, फिर एक साथ काम करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, अभी करंट सिनेरियोस देखें तो ये जो स्टेट असेंबलीज हैं, लोकसभा है, इनमें सेपरेटली इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, कोई ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम लोकसभा और किसी स्टेट के अंदर एक ही टाइम पे इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, अदरवाइज तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग साल में देखने को मिलते हैं। राइट, जब भी 5 साल खत्म होंगे तभी वहां पे वो डिसॉल्व होगी, उसी के बाद इलेक्शन होंगे। राइट, सो यहाँ पे अगर डेजोल्यूशन ऑफ इलेक्शंस का देखा जाए, ठीक है, तो एक तरह से साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, ठीक है, ये पहले अगर आप देखते हो तो 1967 के पहले ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे। ये कोई आज नहीं हो रहे हैं भारत में, बेसिकली 1967 के पहले कई बार हो चुके हैं। जैसे आप देखते हैं कि 1952 में जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए थे, पूरी स्टेट्स के अंदर भी करवाए थे, लोकसभा के अंदर भी करवाए गए थे। वैसे ही कुछ जगह भी डिसोल्यूशन किया गया था, सेवरल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, उनको डिसॉल्व किया गया, उसके बाद फिर जाकर के फ्रेश इलेक्शंस करवाए गए, एक साथ इलेक्शंस करवाए गए। ठीक है, और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, ये काफी सारी रिपोर्ट्स ने इसको एक तरह से सपोर्ट भी किया। जैसे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी 1983 की, उसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट 1999 और 2018 में भी कहा गया, और नीति आयोग ने 2017 में कहा कि भारत में, ठीक है, ये जो हमारा सिंपल साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं इसको किया जा सकता है। अब वर्ल्ड ओवर अगर देखें तो वर्ल्ड ओवर में सबसे पहला एग्जांपल साउथ अफ्रीका है। अब साउथ अफ्रीका में नेशनल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन साइमल्टेनियसली करवाए जाते हैं 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, और म्युनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं 2 साल के बाद। राइट, वैसे यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम द टर्म ऑफ द पार्लियामेंट इन यूके इज रेगुलेटेड बाय द फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 2011। राइट, यहाँ भी ये प्रैक्टिस है। स्वीडन, स्वीडन में भी एक स्पेसिफिक डेट जो है वो बेसिकली सेकंड संडे इन सितंबर एवरी 4 ईयर इलेक्शंस फॉर द नेशनल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल, लोकल बॉडीज, ये हेल्ड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब दुनिया में भी ये पूरी प्रैक्टिस चल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में डायरेक्टली लग सकती है, क्योंकि भारत एक अलग तरह की डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफी की भी है, क्लाइमेट की भी है, काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिलती है। राइट, सो आर्गुमेंट्स इसकी फेवर में क्या बोलते हैं कि जी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हेल्ड होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा रिड्यूस कर जाएगा, कम हो जाएगा, जो एक फायदा ही है। अगर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो मतलब सिंपल, अगर आप देख रहे हैं कि पैसा बच रहा है। राइट, सेकंड अगर देखोगे तो कॉस्ट सेविंग फॉर द पब्लिक, तो पब्लिक के लिए अगर आप देखोगे तो पब्लिक कॉस्ट भी यहाँ पे क्या कर जाएगी, एक तरह से रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो अगर कॉस्ट बच रही है तो उस पैसे को हम किसी और जगह लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, कोई स्कॉलरशिप स्कीम चला सकते हैं। राइट, रिड्यूस द मैन पावर। अब इतने सारे लोग आपको चाहिए, अब इलेक्शन अगर आपने करवाने हो तो आपको टीचर्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, साथ में सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा करना पड़ता है, मोबाइल करानी पड़ती है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह। ठीक है, इंप्रूव दी गवर्नेंस, गवर्नेंस सिस्टम अगर आप देखोगे तो गवर्नेंस सिस्टम इंप्रूव होगा। बार बार अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें ज्यादातर गवर्नमेंट इलेक्शन मोड में रहती है, उससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और
अगर एक बार इलेक्शन होंगे तो लोग बोलेंगे यार बार बार इलेक्शन वोट देने कौन जाए, सीधा एक ही बार छुट्टी लेके घर जा सकते हैं, वोट दोनों जगह देके आ जाएंगे। तो इससे हो सकता है कि ज्यादा जो वोटर पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करे, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव कर सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उस मशीनरी को डिप्लॉय किया जा सकता है। रिड्यूस पॉलिसी पैरालिसिस, तो पॉलिसी जैसे क्या होता है कि किसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, अगली बार गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसी चेंज हो जाती है, ठीक है, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो एक साथ एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो स्टेज बाय स्टेज आगे जा सकती है। और कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट में है कि ये अंडरमाइन कर देगा फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ द फेडरलिज्म को, ठीक है, जो फेडरलिज्म है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में और हमारे स्पेसिफिकली पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वो अंडरमाइन होगा, राइट। दूसरा है टेन्योर, तो टेन्योर में सिंक्रोनाइजेशन के अंदर क्या होगा कि कुछ जो स्टेट लेजिस्लेटिव लेचर्स हैं उनके टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस ये हैं कि स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो बहुत सारे अमेंडमेंट हमें चाहिए होंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और पोजिंग अ चैलेंज टू इट, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन 1973 में जो बताई थी, जो दी थी, ठीक है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी कुछ ना कुछ डैमेज यहाँ पे होगा। मल्टीपल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे 83, 85, 172, 174, 356 के अंदर, राइट। सो आगे कुछ आर्गुमेंट्स जो आपको मैंने बताया कि इसके जो अगेंस्ट में और आ सकते हैं, तो इसमें क्या है, डिसोल्यूशन चैलेंज। अब लोकसभा जो है वो प्री मेच्योरली अगर यहाँ पे डिसॉल्व ऑन द अकाउंट ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि अगर नो कॉन्फिडेंस के मोशन पे लोकसभा में सरकार चली गई, तो फिर जिस स्टेट लेजिस्लेचर्स का क्या होगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही दिक्कत हुई थी उस टाइम पे, राइट। तो इम्पैक्ट ऑन द रीजनल पार्टीज, तो जो रीजनल पार्टीज है, ठीक है, उनका क्या होगा, क्योंकि यहाँ फायदा किसको है ज्यादा, नेशनल पार्टीज को। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, द इलेक्शन कमीशन समटाइम्स होल्ड इलेक्शंस टू द even one state in many phases, right? और recommendation of a recent law commission working paper 2018, तो देखो लॉ कमीशन की जो बेसिकली वर्किंग पेपर रिपोर्ट है 2018 की, इसमें कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस में बी रिस्टोर्ड, ठीक है, तो ये रिस्टोर किए जा सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में, that is the rules of procedure of the Lok Sabha state legislative assemblies. A definition may be as credit section 2 of the 1951, ठीक है। Anti defection law may be suitably diluted to prevent such stalemates in the case of hung assembly, ठीक है। Parliamentary statutory limit of 6 months for issuance of notification of general election, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के तक तो आपको इलेक्शन करवाने ही पड़ते हैं, चाहे वो फिर सरकार क्यों ना गिर जाए, राइट। तो कंक्लूजन ये है कि आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इंडियन पॉलिटी के अंदर जो फिजिबिलिटी नीड्स है वो एक तरह से यहाँ एग्जामाइन करनी पड़ेगी कि किस तरह से होगा, ठीक है। और एक तरह से डिजायर्ड गोल ऑफ हैविंग ओनली वन इलेक्शन एवरी 5 ईयर कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट, एक बार में तो नहीं हो सकता, इतनी जल्दी भी नहीं इसको कर सकते, इसके लिए समय लगेगा। इसके साथ ये भी बताया गया है कि इसको स्टेज बाय स्टेज ही हम लोग अचीव कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि अगली बार से ही इसको एक रात में इसको लागू कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इसके रिपरकशंस काफी ज्यादा हो सकते हैं, राइट। सो इसके लिए हमें काफी सारे अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल विल और सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, जो कि अभी होती हुई नहीं दिखती है, ठीक है, राइट। तो देखिए एक मेंस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया, तो ये आप लिख सकते हो पूरा। इसके साथ में मलुका आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है 2025 की विद मेंटरशिप के लिए, उसमें टोटल आपको टेस्ट मिलेंगे 64 टेस्ट, जिसमें 34 प्रीलिम्स के हैं और 30 मेंस के हैं, और इसके साथ में एक्सेस मिलेगा 15,000 प्लस एमसीक्यूज का, सेल्फ प्रैक्टिस बिफोर टेस्ट, ठीक है। टेस्ट आपको पता है, टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप पढ़ोगे लेकिन आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सीरीज आप सबके लिए, इसका फायदा उठाइए, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट इज बेसिकली द मंथली टू द पॉइंट प्रीलिम्स 2025 फोकस्ड करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर का जो है इसमें काफी अच्छे डायग्राम्स हैं, काफी फ्लो चार्ट्स हैं, काफी अच्छा इसको बनाया गया है, और ये एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। और ये आपका जो पीडीएफ है वो आपको 29 रुपीज के अंदर मिल जाएगा,
इंग्लिश हिंदी मीडियम में, ये दोनों में आपको अवेलेबल है। राइट, थैंक यू।